हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जबरदस्त टॉपिक, या फिर कहूं एक बहुत बड़ा चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। अब बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आता है। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के आते हैं। जैसे मैं इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में कह रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम सब कर लेते हैं, वो तो आसान है ना, इसलिए कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में सब क्या कहते हैं कि बस भाई माफ करो, अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट तक सब ठीक है, सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही आती है थर्मोकेमिस्ट्री, बच्चे डर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा, बेहद ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहता हूं कि इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलो कि इसमें से आएंगे ही आएंगे, है ना। और क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है ना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें से आते ही हैं, न्यूमेरिकल्स तो इसमें से आते ही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो और क्या आएगा, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगा कि न्यूमेरिकल से अच्छा है कि आप इसकी थ्योरी को पहले समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल एकदम से करने जाओगे नहीं होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है। और एक आम इंसान के लिए थर्मोडायनेमिक्स समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं पहली बता रहा हूं, अगर आपने इसके थ्योरी को अच्छे से नहीं समझा तो इसके न्यूमेरिकल्स आपसे होंगे ही नहीं, गारंटेड बता रहा हूं। तो पहले आपको ध्यान देना है थ्योरी के ऊपर। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप थ्योरी का पार्ट अच्छे से कर लिए ना, बस उसके बाद आप मान के चलो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है, वो जो आपका पार्ट है ना, शुरू का बेसिक पार्ट, वो क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता, कम से कम थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन इजी इजी भी आ जाते हैं इसमें से। मैं बता रहा हूं ना कि ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना होगा, इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, हाँ ऑब्वियसली मैं मानता हूं, थर्मोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा, तो वो आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री आपका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में से आपका बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो आपको वैसे भी आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत बस प्लस माइनस का फर्क है, वो आपको आगे पता चलेगा। जो हम वर्क डन निकालते हैं ना बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वहां पर थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा बस। बाकी पूरा का पूरा जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स तो कम से कम जो केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चैप्टर को हम इस तरह से करेंगे। तो हमारा जो ये सीरीज चल रही है ना, नीट 1 ईयर, इसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग लगभग सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। ये लास्ट ही बचा है बस, थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, रिडॉक्स कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कर लिया। इसके अलावा इक्विलिब्रियम पूरा हमने कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए हैं। तो मतलब लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आप थोड़ा सा खुश हो जाओ कि आपने कम से कम सारे चैप्टर्स अब रिवाइज कर लिए हैं। और जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एक बार जाके वो पिछले लेक्चर्स देख लो ना, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं ज्यादा बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखो, 2 शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो से मतलब होता है थर्मल। थर्मल से आपको कुछ समझ आया? हीट, एनर्जी, उसकी बात हो रही है ना। देखो, एनर्जी कई फॉर्म में आपको मिलती है, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ एनर्जी चेंजेस, रिलेशन, ये सब चीजें देखेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, और ये क्या कहते हैं, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी चीजें, वर्क, हीट, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इनके बीच में रिलेशन ही पढ़ने वाले हैं हम। इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत तेज नहीं भागना है। बहुत तेज भागना होगा तो देखो, हम रैपिड फायर भी कर लेंगे, एक रैपिड वीडियो बना देंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम सिर्फ सीधा सीधा 25 से 30 मिनट में थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम लेक्चर कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक टाइप से ऑनलाइन क्लास ही मानो, कि जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो ना, वैसे ही आप घर पे बैठ के क्लास ले रहे हो। तो इसमें तो हमें सारी चीजें समझनी है, ठीक है। तो थर्मो से हमें समझ आता है हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो देखो, हीट का मूवमेंट एक तरीके से क्या हो गया, हीट का मूवमेंट। अब एनर्जी हमारी कई सारी फॉर्म्स में होती है, ये आपको पता ही है। इसको पढ़ो एक बार। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, ये बात तो आपको पता है ना कि एनर्जी को ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं ना सिर्फ।
तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे जैसे कि कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो या केमिकल चेंज हो, उसमें जो एनर्जी चेंजेस आ रही है, उसमें जो हीट चेंजेस है, उसी को स्टडी करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हाँ, ये ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी आपको, ऑब्वियस सी बात है, जो चैप्टर का नाम है वो कभी भी डेफिनेशन लिखने के लिए में नहीं आएगा, ये कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होने वाली है जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम, फिर पढ़ेंगे हम सराउंडिंग, उसके बाद बाउंड्री। अब सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये चीजें हमें समझनी है। देखो, सिस्टम को आप बहुत आराम से समझो। जैसे मेरे पास ये मेरे हाथ में पेन है और मुझे इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, यानी ये मेरे लिए अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस पर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट मेरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है। बाकी सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। और इन दोनों को मिला के क्या बना, यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स वो वाला नहीं है जो आप समझते हो कि पूरी दुनिया, अर्थ भी यूनिवर्स के अंदर है, मिल्की गैलेक्सी वगैरह, वो सब नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्स अलग है जो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। ये हम केमिस्ट्री की टर्म में यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम आपका वो होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, जिसपे हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी जो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर एक्सपेरिमेंट है। और बाकी सारा सराउंडिंग है। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि यहां तक सिस्टम है, इसके बाद सराउंडिंग स्टार्ट होगी, तो उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। यानी कि आपने क्रिकेट खेला है कभी, एक एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट तो खेला है ना, तो आपने देखा होगा बैट्समैन शॉट मारता है और बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है डायरेक्ट, तो छक्का यानी सिक्स। और अगर वो एक टिप खा के जाती है या एक से ज्यादा टिप्पे में जाती है, रगड़ते हुए जाती है बॉल, तो चौका होता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री भी वही है, कि मतलब रनों की बाउंड्री, कि इस बाउंड्री के पार, जैसी बाउंड्री के पार बॉल जाएगी वो चौका या छक्का ही होगी। तो वो क्या है, रनों की बाउंड्री। यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, सिस्टम की, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बाउंड्री, यानी इसके बीच में एक लेयर होती है, इमेजिनरी या रियल, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। और एक चीज ये याद रखना, यूनिवर्स क्या होता है हमारा, यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, सिस्टम क्या होता है ये समझो, सराउंडिंग क्यों, सराउंडिंग क्या होता है वो समझो। तो देखो, सिस्टम हमारा होता है पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब वही जो मैंने बताया था, जो हमारा अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। इजी रहेगा, इजी पार्ट में लिख सकते हो, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशन, इतना लिख दो, बात खत्म। इसको लिखो, अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, ऐसे आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखना है, मैं बता रहा हूं ना जो, वो चीज आप समझो। इंक्लूड्स एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम, ये भी इजी है वैसे तो, मतलब जो भी चीज आपकी यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा होगी वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग। अब आ जाते हैं बाउंड्री के ऊपर, किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। वो चौके छक्के वाली बाउंड्री नहीं, ये सिस्टम एंड सराउंडिंग वाली बाउंड्री है ना। कभी आप समझो कि वही 4 और 6, नहीं। अब देखो, अ रियल और इमेजिनरी लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कराए, या जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेपरेशन करवा दे, वो क्या है, बाउंड्री। इसका काम क्या है, देखो, अलाउस अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब ये जो मैटर एंड एनर्जी है, ये आप आगे और भी देखोगे, क्यों, क्योंकि अभी हम सिस्टम पढ़ेंगे ना अच्छे से जब, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप देखोगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी एक्सचेंज ही आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल आप यहां पर एक एग्जांपल देखो, ये वाला। अब इसमें देखो, चाय रखी है केतली के अंदर, अब यहां पर एक हमें इमेजिनरी बाउंड्री देखने को मिल रही है, और ये वाली बाउंड्री तो अलग है ही। एक और चीज दिखाऊं आपको, रियल एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरी बॉटल देखो, इसमें पानी दिख रहा है,
अब यहाँ से देखो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा इमेजिनरी बाउंड्री है, और बाकी वैसी वाली बाउंड्री तो आपको दिख ही रही है ना। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। केमिस्ट्री को आपको इजी बनाने के लिए यही करना होगा, आपको हर चीज को एक चीज से रिलेट करना होगा। जब आप बाकी चीजों को एक चीज के साथ रिलेट करके देखोगे ना, आपको केमिस्ट्री और भी ज्यादा आसान लगने लगेगी, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, बाउंड्री। अब बाउंड्री भी दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है डायथर्मिक और एक होती है एडियाबेटिक। डायथर्मिक बाउंड्रीज हमारी होती है जिसमें हीट कंडक्शन हो सके, जिसमें क्या हो सके, हीट कंडक्शन हो सके। और दूसरी आती है हमारी एडियाबेटिक, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ना बॉटल। अब इसमें क्या है कि इसमें हीट कंडक्शन नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि ये बंद है, पूरी तरीके से बंद है, अंदर बाहर से दोनों तरफ से। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हीट का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री। जिसमें हीट का कंडक्शन हो पाएगा वो डायथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यूनिवर्स मैंने बता ही दिया था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इस पे से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर का, मतलब मैं 11th की बात कर रहा हूँ अभी, मतलब नीट की नहीं। नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो न्यूमेरिकल सी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो मैं करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड क्या है। देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा चाय का। आप में से बहुत लोगों को चाय बनानी आती होगी, और चाय बनानी नहीं आती होगी तो पीते तो है ही सब। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले चाय बनाने के लिए एक भगोना या फिर एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डाल देते हैं। उसके बाद उसको रख देते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, अब वो उबलती रहती है, 3-4 मिनट बाद चाय बन जाती है। अब उसी चाय को हम डालेंगे कप के अंदर। अब वो बहुत तेजी से गर्म होगी, एकदम से बनी हुई चाय है, तो उसमें से भाप बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप बाहर निकलती है। भाप तो आप सबको पता है ना, यानी वाटर वेपर से एक तरीके से, है ना। तो अब देखो हो क्या रहा है, इसका थोड़ा सा जो मास है वो ट्रांसफर नहीं हो गया, मतलब जो इसका थोड़ा सा, ये तो लिक्विड है, लेकिन जैसे ही ये वेपराइज हुआ, ये थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल गया ना। कभी आप चेक करना, आपने पूरा कप भर रखा था, ठीक है, और ये हल्का हल्का वेपराइज होके हल्का सा कम होगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं आधा रह जाएगा, लेकिन हल्का सा तो वेपराइज होगा, हल्का सा तो वेपराइज होगा। तो इसमें हुआ क्या? मास एक्सचेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या इसमें एनर्जी एक्सचेंज हुई? बिल्कुल हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। गर्मी तो है ही, थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगी चाय, हो जाती है ना। आप सर्दियों में देखना, कभी कभी आप गर्म चाय रखना और एकदम से आप देखोगे 2 मिनट बाद चाय ठंडी हो गई, पीने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सर्दियों में क्या करते हैं, एकदम गरम गरम चाय पीना सब पसंद करते हैं। वहीं गर्मियों में होता क्या है, क्योंकि हमारा जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री होता है, तो चाय देर में गर्म, चाय देर में ठंडी होती है, 5 मिनट बाद भी वो गर्म ही रहती है आपको। लेकिन सर्दियों में जब टेम्परेचर 5 डिग्री, 10 डिग्री पहुंच जाए, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो एटमोस्फेयर के टेम्परेचर की तरह ही होती है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हाँ हो रही है। अगर चाय गर्म से ठंडी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज है। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, मतलब क्या करूं, इसके ऊपर ढक्कन रख दूं बस, तो होगा क्या? क्या होगा बताओ जल्दी? क्या इसमें मैटर एक्सचेंज हो सकता है? नहीं, मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा। अब इसमें हम दोबारा से पानी या चाय डाल नहीं सकते हैं, चाय निकाल नहीं सकते हैं, जब तक मैं इसको ओपन ना कर दूं। जैसे ही मैं इसको ओपन कर दूंगा, ये फिर ओपन सिस्टम बन जाएगा। ओपन सिस्टम में हम क्या कर सकते थे, यहाँ हम चाय डाल भी सकते थे, चाय निकाल भी सकते थे, ये भी बात थी। लेकिन यहाँ पर हम जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे, जब तक मैं इसको ओपन नहीं कर दूंगा, तब तक मैं ये वाला केस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैटर एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि ठंडी तो ये भी होगी थोड़ी देर बाद, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कम टाइम लगेगा लेकिन होगी तो जरूर, है ना, ये बात तो पक्का है। आइसोलेटेड के केस में देखो, थर्मस के अंदर चाय डाल दो, सबसे बेस्ट है। अगर चाय को लंबे समय तक ठंडा रखना है, वो गर्म रखना है, तो क्या करो, थर्मस में डाल दो। थर्मस में चाय ठंडी ही नहीं होती है, 2 घंटे 3 घंटे बाद भी वो गर्म ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसमें ना तो मास चेंज हो सके, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो इसमें दोनों ही चीजें नहीं होती है, ये याद रखो। तो चाय के एग्जाम्पल से हमने सारी चीजों को आसान वे में समझ लिया। तो देख रहे हो, केमिस्ट्री आसान है अगर आप आसान बनाना चाहोगे तो। अगर आप उसको रटना चाहोगे और सिर्फ कुछ भी करके उसको बस पढ़ना चाहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान आसान वे में समझना है, धीरे, 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 धीरे। ठीक है,
स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, अब आप हम पढ़ने वाले हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, हमारे जो प्रोसेस होते हैं उसमें हम चीजें यूज करते हैं, हीट हो, वर्क हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, उन सबको समझने के लिए। स्टेट फंक्शन हमारे सिंपल होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करे, यानी जो पाथ पे डिपेंड ना करे कि कैसे जा रहा था। यानी किसी भी प्रोसेस में अगर हम वर्क को देखते हैं ना, तो वर्क में हम डायरेक्शनल देखते हैं, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में रखा है, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं ना फोर्स कि ये किस डायरेक्शन में लगा है। हम ये तो चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये किस पाथ से होकर गया। अभी आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ोगे ना, जब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, वहां आप अच्छे से देख पाओगे वर्क और हीट के बारे में। यहां तक अभी आपको पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन सिर्फ क्या है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे कि इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ गया, बस इस पे। जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी वी टू माइनस वी वन। और डेल्टा टी क्या होता है टेम्परेचर का, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी टी टू माइनस टी वन। तो ये हमारे स्टेट फंक्शन है, ये हमारे क्या है, स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे हमारे स्टेट फंक्शन, समझ आ रहा है ना। ऐसी यहां पर देखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड। ये उस पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते जो जिस स्टेट पे ये थे। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पाथ फंक्शंस पे। तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उस पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं जिससे उसने अचीव किया, जिससे जो सिस्टम है हमारा, उसने हमारा अपनी पर्टिकुलर स्टेट को अचीव किया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन आपको इजी वे में बता रहा हूँ। वो स्टेट पे डिपेंड करते थे स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड करेंगे, यानी डायरेक्शन पे भी। इट कांट हैव एनी डेफिनेट पर्टिकुलर वैल्यू इन एनी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे हीट एंड वर्क है, तो वर्क आपको पता है डायरेक्शनल भी होता है, हीट आपको पता है कि हम पाथ पे डिपेंड करवाएंगे। हम ये देखेंगे प्रोसेस में ना कि कहाँ से कहाँ गई डेल्टा क्यू। अभी आप आगे पढ़ोगे, इसलिए अभी आप ऐसे ही देख लो, अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, हीट वर्क ये सब आएंगे धीरे धीरे। अभी हमारे जो लेक्चर बने बेसिक पार्ट है ना आपका, बेसिक पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए अभी मैं बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ। ये वाली चीजें बाद में आएंगी, जब आप टाइप्स ऑफ वर्क भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, वर्क भी आप देखोगे ना, आइसोथर्मल में क्या है, आइसोबारिक में क्या है, सारी चीजें रहेगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई कॉन्ट्रास्ट में देखो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में 2 या 3 नंबर का लिखने का आ जाता है। ठीक है, नीट में से इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, पर क्लास 11th का भी तो आपको एग्जाम देना ही है ना, स्कूल में एग्जाम दोगे ना, तो उसके लिए भी आप ये पढ़ सकते हो। देखो, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ये क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन पाथ फंक्शन क्या है, वो करता है बस, स्टेट फंक्शन नहीं करता, वो करता है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल कौन सी स्टेट थी उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम हैज बीन अचीव। ये इस पे डिपेंड करता है कि कैसे वो स्टेट हमने अचीव की, यानी कि किस पाथ से जाके की, ये उस पाथ पे भी करता है। इट मल्टीपल पाथ रिजल्ट इन द सेम वैल्यू। और यहाँ पर मल्टीपल पाथ की क्या होगी, अलग अलग वैल्यूज होगी। मतलब इस वाले पाथ पे गया तो क्या होती, सेकंड वाले पे क्या होती, ऐसे ऐसा प्रोसेस है देखो इस टाइप से। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वर्क डन की यहाँ पर वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर हीट की वैल्यू अलग होगी। इस टाइप से बताना चाह रहे हैं बात फंक्शन में कि हर एक पार्ट पे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलेगी। लेकिन वही बात जब हम स्टेट फंक्शन की कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या देखेगा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया, तो वो सिर्फ 1 और 4 पे डिपेंड करेगा, यानी जो हमारा इनिशियल और फाइनल है। इसके एग्जाम्पल देख लो, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, और इसका हीट एंड वर्क। ठीक है, तो समझ आ रहा है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन में बताया गया है, द थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज द क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस whose value is independent of the path used to determine the pressure, volume and work whose value is dependent on the temperature only। इसमें मुझे सही वाली चीज बतानी है कि इसमें से कौन सा पार्ट सही लिखा है। तो देखो, स्टेट फंक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारा
स्टेट पे डिपेंड करे और पाथ पे डिपेंड ना करे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में कहा है whose वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो ये वाले बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है उसके। ये बात आपको पता है अच्छे से। यहाँ पे लिखा है यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस, नहीं ऐसा थोड़ी है कि हीट चेंजेस को बताता है, और वैसे भी हीट तो उसमें आता है ना आपका पाथ फंक्शन में। यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क, वर्क आ गया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम तक सही था, प्रेशर वॉल्यूम तक, जैसे ही वर्क आया ये गलत हो गया। whose वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ओनली, ये बात तो सही है कि टेम्परेचर पे करता है, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर पे करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला भी पूरी तरीके से सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो एक बार। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारी दो होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी जो मास डिपेंडेंट हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड ना करे, यानी मास पे डिपेंड कौन कर रही है ये, इसको हम लिख देंगे मास डिपेंडेंट। और ये मास डिपेंडेंट नहीं है, ये मास इंडिपेंडेंट है। मास डिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम एक्सटेंसिव में। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज और बतानी थी इंटेंसिव एक्सटेंसिव में। देखो जैसे कोई एक्सटेंसिव है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसको मैं एक और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूंगा, तो वो फिर मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। अरे दिखा रहा हूं प्रूफ करके, रुको। जैसे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मास, और दूसरी ले लेता हूँ वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम होता क्या है आपको पता ही होगा, रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, याद आया, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यानी यहां पर एक बात तो साबित हो गई कि अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एज वेल एज पाथ फंक्शन फॉर द फॉलोइंग एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड फ्री एनर्जी। तो हमें पहले तो बताना है कि पाथ फंक्शन कौन सा है, उसके बाद मुझे बताना है स्टेट फंक्शन कौन सा है इसमें। देखो पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वर्क एंड हीट, इसमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ वर्क है यहाँ हीट है, बस हीट एंड वर्क। और बाकी सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, जैसे कि एंथैल्पी, कॉमा, एंट्रोपी। उसके बाद टेम्परेचर एंड फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हैं वो हमें समझना है। मैं बता रहा हूं बहुत ही इजी वे में हमें इसे देखना है, हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें सिंपली समझना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। इसमें हमें सिस्टम में क्या चेंज होंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है उसमें क्या चेंजेस होंगे, बस यही देखते रहना है। प्रोसेस बाय विच आ सिस्टम कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर बोलेंगे ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू अनदर। ठीक है, एक ही बात समझ लो। जैसे आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल, थर्मल का अर्थ होता है टेम्परेचर से,
तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है। जैसे अभी आगे आप आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे। बार का मतलब होता है प्रेशर से, प्रेशर की एक यूनिट भी होती है बार, आपको पता होगा। तो वहां हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, आइसोकोरिक में हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, और एडियाबेटिक में हम डेल्टा क्यू जीरो लेते हैं, यानी कि हीट को कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अभी पहले हम ये देखते हैं आइसोथर्मल। यहां पर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है। क्या कर देना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है, यानी dt इक्वल्स टू जीरो लेना है बस। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या होगा, जिस भी प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक सेकेंड, इसे क्या हो गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा क्या है, जिसमें Q जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए, Q जीरो हो जाए। अब ये Q क्या है, ये हमारी हीट होती है एक तरीके से। क्या है, हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हो, कि हीट एक्सचेंज आपस में ना हो पाए। मतलब हीट यहाँ पर जितनी है वो बाहर जाके, मतलब बाहर इधर से बाहर ना जा पाए। यानी कि जैसे ये है, आपने एडियाबेटिक वॉल या एडियाबेटिक बाउंड्री वाला एग्जांपल देखा होगा ना, उसमें भी आया था। तो इसमें हम क्या देखते थे कि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती थी। यही देखा था ना, जिसमें मास चेंज नहीं होगा और हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो वही वाला प्रोसेस यहाँ पर लगा देते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, वो क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो। तो डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक आ जाता है हमारा आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक, इसको हम साथ में समझ लेंगे। आइसोबारिक मतलब वही मैंने अभी जो बताया, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी डीपी जीरो हो जाएगा या डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। यहाँ हमारा डीवी या डेल्टा वी जीरो होगा, ठीक है। तो देखो, आइसोबारिक जिसमें हमारा डीपी जीरो हो। सो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज आइसोबारिक प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, जहाँ डीवी जीरो होगा। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये बेसिक बेसिक डिटेल है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर द प्रोसेस टू हैपन अंडर द एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन कैन बी। अब एडियाबेटिक कंडीशन के लिए करेक्ट कंडीशन कौन सी होगी, अरे अभी तो बताई, जहां पर हीट एक्सचेंज ना हो पाए, यानी कि नेट हीट जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बन रहा है बस, थर्ड वाला, और कोई सा है ही नहीं। डेल्टा टी जीरो होता है हमारा आइसोथर्मल में, और अगर ये डेल्टा पी की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में। तो ऐसे आप समझ सकते हो। डब्लू आपका आइसोकोरिक में जीरो हो जाता है, क्योंकि ये होता है डब्लू का फॉर्मूला पी डेल्टा वी। ये भी आप आके पढ़ोगे जब आप वर्क पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, हमें बस ये बताना था ना कि कौन सा प्रोसेस है आइडियाबेटिक कंडीशन में, तो वो क्यू इक्वल्स टू जीरो, बस यही देखना था। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में। अब हम रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी समझने वाले हैं। रिवर्सेबल जो दोबारा से हो सके, इरिवर्सिबल जो दोबारा से ना हो सके। इस टाइप से आपको समझ आता होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रिवर्सेबल में तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज आइडियल प्रोसेस, सेकंड इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, मतलब काफी समय लगता है इसको होने में, यानी ये एकदम से नहीं होगा। थर्ड, ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनाइटेंसली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, मतलब जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो जो हमारा दूसरा अपोजिंग फोर्स होगा उससे बहुत ज्यादा होगा। यानी कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है। और चीजें भी देखते हैं। सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अब देखो, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रिएक्शन जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है, ठीक है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम मतलब वही है, आप ये समझ के चलो कि प्रोसेस कौन सा है, थर्मोडाइनमिक है। और इक्विलिब्रियम आप पढ़ ही चुके हो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम में वही चीज हमें देखनी है। सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, कैरिड आउट इन्फिनाइटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेजेस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा धीरे धीरे।
इसमें जो ज्यादा आपको समझना है वो आगे आने वाले पार्ट में समझना है, यहाँ पर आप फिर भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हो। एट एनी मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय एन इन्फिनिटेसिमली चेंज। सेकेंड है सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते हैं। ये चीज भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रियल प्रोसेस। एक तो पहली बात है कि ये क्या है, रियल प्रोसेस है। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेसेस क्या है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि इसको वापस नहीं ला सकते, इसको वापस नहीं ला सकते। इट टेक्स फाइनाइट टाइम, इसमें ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट टाइम लगेगा, इसमें आराम से एक बार में हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में हम ये बता सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। ड्राइविंग फोर्स इज सब्सटेनली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, इसमें भी हम जो देख रहे हैं ड्राइविंग फोर्स क्या है, सब्सटेनली थोड़ा सा उससे ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाता है, इंटरनल एनर्जी। और ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद से जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप इसके बाद करोगे उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख के चलो। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो मेन चीज वही है, मेन क्या है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। अभी हमने ये वाले पार्ट को इतना तेजी से इसलिए भगाया क्योंकि वो बेसिक पार्ट था, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो अभी तक पढ़ा। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ना, इंटरनल एनर्जी है, वर्क है, चाहे कुछ भी है, आगे जितने भी आने वाले पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। ठीक है, बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, इसमें हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि अपने पास अभी टाइम बाकी है थोड़ा सा 15-20 मिनट का, तो 15-20 मिनट अपन इसमें ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पार्ट में से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। इंटरनल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इंटरनल एनर्जी पहले समझ में आ जाए, तभी हम आगे का पार्ट बढ़ पाएंगे आगे। देखो सिंपल सी दो चीजें मैं बोलूं इंटरनल एनर्जी के लिए। पहला, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी में दो बातें बहुत ज्यादा मेरे को कॉमन लगती है, वो ये है कि एक तो इसमें हम इंटरनल एनर्जी में आप अगर कोई भी अगर क्या कहते हैं रिएक्शन देखो, तो आप किसी भी चीज को इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीजें देखोगे कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ना, वो सम ऑफ एनर्जीज होती है। क्या होती है, सम ऑफ एनर्जी। इसमें आप ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बॉन्डिंग, ये सारी एनर्जीज भी देखते हो। तो ये होता क्या है आपका एक तरीके से, जिसमें आप एनर्जी का सम कर सको। और ये स्टेट फंक्शन है, तो इसको निकालने के लिए हम सिर्फ सीधा सीधा क्या करेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस टाइप से हम इसको निकाल भी सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। एवरी सिस्टम हैविंग सेम सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब हर सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट क्वांटिटी का रखता ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि एसोसिएट होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर कुछ एनर्जी लग रही है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, ये दोनों चीज स्टेट फंक्शन है, ये तो मैंने बता दिया। इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सटेंसिव कैसे है, क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है। अभी हमने पढ़ा ना डेफिनेशन में कि एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यानी मास पे डिपेंड कर रही है, तो क्या है, एक्सटेंसिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में देखा था, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती थी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती थी। और जो प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिस टाइप से आप बोल सकते हो, जो आपकी मास और मास पे डिपेंड ना करे और एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव भी हो जाए अगर, तो भी वो इंटेंसिव हो जाती थी। हमने एम अपॉन वी वाला एग्जांपल लिया था ना, कि मतलब मास को जब मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा था, यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जैसे ही मैंने दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड किया, वो क्या बन गया, वो बन गया मेरा डेंसिटी। क्या बन गई, डेंसिटी बन गई, है ना। और डेंसिटी आपको पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हो।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अब देखो, चेंज निकालना है मुझे इंटरनल एनर्जी में, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अभी बताया स्टेट फंक्शन है जो कि सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल क्या लेकर चले थे और फाइनल क्या लेकर चलना है। तो सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो देखो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल या यू टू माइनस यू वन। इट कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रैक्शन में नहीं होगा लेकिन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। जैसे मान के चलो यू फाइनल हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव आएगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। ये जीरो भी हो सकता है, सपोज करो ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो जीरो भी हो सकता है। बहुत कम केस है लेकिन हो सकता है। पॉजिटिव तो हो ही सकता है, यू फाइनल की वैल्यू ज्यादा है यू इनिशियल की कम है। तो ये इसी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? यू फाइनल की वैल्यू पे और यू इनिशियल की वैल्यू पे, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी और क्या कहते हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इन दोनों ही वैल्यूज पे ये डिपेंड करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वो अभी हम आगे करेंगे। थर्मोडाइनमिक्स के लॉ, यानी थर्मोडाइनमिक्स का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, इजी है, ठीक है ना? इजी है, बहुत इजीली आप कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अभी आपको नहीं लगेगा। कहाँ तक डिफिकल्ट नहीं लगेगा? थर्मोडायनेमिक का। उसके बाद जैसे ही आप थर्मोकेमिस्ट्री पे आओगे तब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि डिफिकल्ट चीजें क्या होती है, ठीक है ना? तो ठीक है, मैं एक बार सम अप कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि तेजी से किया ना तो एक बार बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स को समझा, ये तो हटा ही देते हैं। फिर हमने समझा यूनिवर्स में दो चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, ये हमने समझ लिया। सिस्टम वही जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसके अलावा जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग है, और इन दोनों से मिलके यूनिवर्स मिलता है। इन दोनों को जो सेपरेट करे वो बाउंड्री है। और बाउंड्री दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक होती है हमारी एडियाबेटिक और एक डाइथर्मिक, ठीक है? ये भी हमने समझ लिया, जिसमें कंडक्शन होगा वो डाइथर्मिक और जिसमें कंडक्शन नहीं होगा एडियाबेटिक। यूनिवर्स वाला पार्ट है तो देख ही लिया। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम में देखा कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड क्या है। ओपन सिस्टम कौन सा है? जिसमें दोनों चीज हो सके, मास भी चेंज हो सके और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके। क्लोज सिस्टम कौन सा है? जिसमें एक चीज होगी, कौन सी? एनर्जी एक्सचेंज होगी लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। आइसोलेटेड में दोनों ही नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा है? जो हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पाथ फंक्शन क्या है? जो हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करने के अलावा पाथ पे भी डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा लिया है, जैसे हीट और वर्क। दोनों में डिफरेंस हमने समझ लिया, ठीक है ना? इसको पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, 11th क्लास में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट करो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना। ये देखो, फिर हमने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, बस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव देख लिया। इसके एग्जांपल, ये मैं थोड़ा सा आपको टास्क देता हूँ, ये आपका आज का टास्क है कि इसके एग्जांपल्स आपको लिखने हैं खुद ही, कॉपी पेन लेके, और इसके एक्सटेंसिव के भी आपको लिखने हैं एग्जांपल। ये आपका टास्क है। कौन कौन से है? जैसे दो तो मैंने बता ही दिए थे, कौन कौन सा? मास और वॉल्यूम। और इंटेंसिव में मैंने कौन सा बताया था? डेंसिटी। और आगे का भी आप खुद लिखोगे, इसके भी आपको चार चार एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, सारे। ये मैंने बता ही दिया था कि अगर हम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड मार दूं तो वो इंटेंसिव बन जाता है। ये देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एज वेल एज पाथ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैंने करवा दिया था, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को। ये तो आपको याद भी रखना है ना, पाथ यानी जो पाथ पे डिपेंड करे, स्टेट यानी जो स्टेट पे डिपेंड करे, ठीक है? थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कौन से होते हैं? आइसोथर्मल, आइसोबारिक। जैसे मैंने बता ही दिया था, डेल्टा पी जीरो है, आइसोबारिक प्रोसेस है। और डेल्टा वी जीरो है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है।
डेल्टा टी जीरो है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और क्या बताया था, डेल्टा क्यू जीरो है तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं ये सारे, अरे ये तो बता दिया ना मैंने। डेल्टा टी जीरो है तो क्या हो रहा है, डेल्टा वी जीरो है तो क्या हो रहा है, आइसोबारिक क्या है। फिर क्वेश्चन भी करवा दिया था इस पे एक। फिर मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बता दिया, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा नहीं है कुछ देखने के लिए। फिर मैंने इंटरनल एनर्जी को आपको समझाया अच्छे से। तो बस यही था आज के लिए, इतना काफी है, आई थिंक बहुत हो गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट से जो है हमारे मेन पार्ट तो अगले पार्ट में स्टार्ट होगा। ये तो हमने बेसिक चीजें कर ली थर्मोडायनेमिक्स की। अभी तो हम जो प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस और ये आइसोबारिक प्रोसेस, इसको और अच्छे से समझेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम समझने वाले हैं, वर्क डन हम हर एक प्रोसेस के लिए निकालेंगे। तो वो चीजें फिर उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके न्यूमेरिकल फिर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो जुड़े रहना आप हमारे साथ। ये आपको सारा जो पार्ट है ना, मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। आपको मतलब क्वेश्चंस की मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे एकदम हलवा है, मतलब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। और जिसको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने आ गए, उसका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, इसका मतलब अब उसको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, कहीं से लेके कहीं तक नहीं आ सकती, जिसको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए। चैप्टर में है ही वही न्यूमेरिकल ही है ज्यादातर, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो देखो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है। उस पर जाके आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको सब्सक्राइब करना है या उस चैनल को ज्वाइन करना है। चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होती है या ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती है, जो भी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, वो सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।